नमस्कार। आज 8 जुलाई है, मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ जनों, मित्रों, भाई बहनों और युवाओं द्वारा प्रेषित की गई जन्मदिन की बधाइयों के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह वर्ष मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने, जैसा कि अधिकतर लोगों को विदित है, मेरे नॉर्मल सेवानिवृत्ति समय से लगभग 5 वर्ष पूर्व बीआरएस लिया है, जिसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कहते हैं। और सेवानिवृत्ति लेने के पीछे मेरा मुख्य कारण, जो मैंने अभी रेलवे को भी जब नोटिस दिया था तो उसमें लिखा था कि मैं बड़े स्तर पर सामाजिक सेवा करना चाहता हूं, जनसाधारण की सेवा करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने सेवानिवृत्ति ली। सेवानिवृत्ति से पहले भी मैं हमेशा, जब भी मैं स्कूल में था, कॉलेज के समय या सेवा के समय, मैंने जनसाधारण के लिए बहुत काम मैं करता रहा। और जैसा कि मैं गांव में पढ़ा था 8वीं क्लास तक पिलौदा में, उसके बाद मैं 9, 10th, 11th 3 क्लास में गंगापुर सिटी पढ़ा, फिर महाराजा कॉलेज जयपुर में पढ़ा, और फिर आईआईटी दिल्ली में पढ़ा, और फिर जमालपुर, जो बिहार में एक इंस्टीट्यूट है रेलवे का, वहाँ पे पढ़ा। वहाँ पढ़ने के बाद में मैंने राजकोट, रतलाम, गांधीधाम, फुलेरा, जयपुर, जबलपुर, और फिर जयपुर, और फिर हुबली में रेलवे की सेवाएं दी। इन सेवाओं में मैं असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर भर्ती हुआ था, और बाद में मैं मुख्य यांत्रिक इंजीनियर के पद से मैं सेवानिवृत्ति ली, और बीच में मैं एडीआरएम रहा जयपुर में 2017 से 2019 के बीच में, और जबलपुर में मैं चीफ रोलिंग स्टॉक इंजीनियर भी था। और ये जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड के मध्य में कई बार मैं रेलवे की तरफ से या देश की तरफ से विदेश भी गया, जैसे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और रशिया। वहाँ जाके विभिन्न टॉपिक्स पर मेरे द्वारा देश को रिप्रेजेंट किया गया, तो ये बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा। तो ये आप समझिए कि पूरे एक किसान के बेटे होने से, खेतों से लेकर पूरा रशिया या सिंगापुर तक की चीज़ें मैंने देखी है, और इतनी मेरी एक समझ विकसित हुई है। और हमेशा मैं एक समाज के लिए सेवा का भाव रखते हुए काम करता रहा। अब मेरे को लगता है कि एक बड़े स्तर पर काम करने की आवश्यकता है, तो मैंने ये विचार किया है कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊं और वहाँ राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करूं। इस दौरान जो पूरे पीरियड था, उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने, जब से मैं पढ़ता था 1990 से ही मैं आपको बताना शुरू करूँगा कि 1990 से 1994 तक जहाँ मैं पढ़ा जमालपुर में, वहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी था। और मैंने वहाँ के जो छोटे बच्चे रहते थे, स्टाफ के बच्चे, उनको मैं लगातार अपना एक्स्ट्रा टाइम लेकर पढ़ाता था। फिर गांधीधाम में भूकंप आया, भूकंप के समय हमने बहुत सारे लोगों की मदद की, उसमें मेरे को नेशनल अवार्ड मिला। और 2004 में एक गांव में हमने आई का कैंप लगवाया था, जिसमें करीब 35 लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए। और तदुपरांत जो भी जब जिस तरह का काम होता है, हम लोग हमेशा काम करते रहे। वर्ष 2014-15 में जो मीना एक इशू आ गया था, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी उनके सर्टिफिकेट बनने में। उनकी जगह जगह सवाई माधोपुर, बौली, गंगापुर सिटी, उधर जाके हम लोगों ने समझाया कि आपको समुदाय के कॉलम में क्या भरना है, किस तरह से काम करना है। और जो श्री यादराम जी, श्री नमो नारायण जी, श्री सोमावत साहब, और इनके साथ में मिलकर जितना हम लोग काम कर सकते थे वो काम किया, और इस मसले को पूरा रिजॉल्व किया गया। साथ में जब कोविड हुआ, तो कोविड में गांव हमारा जो हॉस्पिटल है, उसमें बहुत ही कम सुविधाएं थी। तो गांव के सब लोगों से मिलकर गांव में एक विकास समिति बनी हुई है, उस विकास समिति का मैं अध्यक्ष भी हूं। तो हम लोगों ने विकास समिति के माध्यम से करीब 9 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ, जिसमें से 6 लाख के आसपास का हमने हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स और मेडिसिन दी। और दूसरा, अरावली विचार मंच का मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो उस के तहत भी मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 लाख रुपए का सहायता हम लोगों ने इकट्ठा करके दिया। तो जहाँ भी हमको लगता था कि लोगों के लिए काम करना चाहिए, काम किए हैं। और एक THS ट्राइबल हेल्पिंग हैंड संस्था, जिसका कि मैं संरक्षक हूँ,
उसके माध्यम से करीब 91 बच्चियों को, जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको हॉस्टल में रखने में मदद की है। उनमें से कई की तो नौकरी लग गई और अभी भी 50 बच्चियां हॉस्टल में प्रतापनगर में रह रही हैं। तो इस तरह से मेरे को लगता था कि ये जो काम है सामाजिक सेवा के, इन कामों को हमेशा आदमी को करते रहना चाहिए, और मेरी तो लगता है कि हॉबी है इस प्रकार के काम करने की। अब मैंने सोचा है कि गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से आगामी जो 2023 इसी वर्ष में जो चुनाव होने हैं उनमें हिस्सा लूं और गंगापुर सिटी से विधायक का चुनाव लड़ूं और मैं विधायक बनूं, ताकि वहां के लोगों को अधिक से अधिक और बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हैं। मेरा आप सभी मित्रों से निवेदन है कि हमें आज तक हमने बहुत देखा है कि जो राजनेता हुए हैं उन्होंने भी अपने हिसाब से सेवा की होगी, लेकिन या तो वो सेवा कर नहीं पाते हैं या किसी और कारण से वो अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो जनता के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। अभी जैसे पांचना डैम का पानी पिछले 17 साल से नहरों में नहीं खुला है, उसके लिए हमने 2020 में एक PIL दायर की, जिसका कि जुलाई 2022 में आदेश हुए कि नहरों में पानी खोला जाए, फिर भी सरकार ने पानी नहीं खोला, तो हमने कंटेम्प्ट लगाया हुआ है। पिछली 4 हियरिंग से कलेक्टर और SP दोनों कोर्ट में जाके हाजिरी दे रहे हैं, और मैं पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो अभी रबी की फसल का जब सीजन आएगा तो हम पांचना की नहरों में जरूर पानी खुलवाएंगे। इसी प्रकार से ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो एक व्यर्थ पानी बहता है चंबल नदी में, उसको उपयोगी पानी में बदलने का प्रोजेक्ट है। उस पर भी हमारे नेता कोई ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चुप है, कोई जनता को भी मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे इश्यू है जिनको हमको ये देखने की आवश्यकता है कि काम को कैसे किस तरह से कराया जाए। मैं आप सभी को एक इम्पोर्टेंट तथ्य बताना चाहूंगा कि पूरे देश में अगर हम लोग देखें तो भारत सरकार का बजट 45.03 लाख करोड़ का था इस साल, और राजस्थान सरकार का बजट 3.9 लाख करोड़ का है। इसमें अगर वोटर्स का भाग दे दें तो हर वोटर के हिस्से में एक साल में 1,43,000 रुपये के आसपास बजट आता है, और 70% को अगर हम ये माने कि वो सामान्य खर्चों में, जैसे कि मिलिट्री, पुलिसिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन इत्यादि में खर्च होते हैं, तो करीब 30% पैसे विकास कार्य में खर्च होते हैं, और वो 30% भी करीब 43,000 रुपये होते हैं। कैलकुलेशन की आसानी के लिए अगर हम समझे कि ये 40,000 रुपये है, मतलब हर वोटर को हर साल लगभग 40,000 रुपये के बजट उसके विकास कार्य होते हैं। तो जहां पर 1,000 वोटर है वहां पे 4 लाख के विकास के कार्य होने चाहिए। अब आप आपके गांव में, आपके शहर में, आपके आसपास ये देखें कि कितने वोटर हैं और क्या उतने कार्य आपके यहाँ पे हो रहे हैं। अगर वो कार्य नहीं हो रहे हैं तो उन कार्य को, उस जो फंड है उसको दूसरे लोग ले जाते हैं। गंगा की सफाई के नाम पे लोगों की जेब में चले जाते हैं पैसे। कहीं पर दिल्ली में मेट्रो बनेगी या कहीं बॉम्बे में स्काई स्क्रैपर बनेगा, कुछ और चीजें बनेगी जिससे आपको लाभ नहीं होगा। ये लगभग ऐसा ही है कि जैसे खेत आपका है लेकिन खेती कोई दूसरा आदमी उसमें करके उसका बेनिफिट लेता है। तो हमको ये बिल्कुल चाहिए कि हम हमारा जितना भी फंड है उसका सदुपयोग करें, हमारे एरिया में विकास हो। और अगर राजस्थान के एंगल से अगर देखें कि जयपुर से लेकर जो मध्य प्रदेश की ओर का राजस्थान है, जिसको पूर्वी राजस्थान कह सकते हैं, इस राजस्थान में पहले बहुत ग्रीनरी थी, बारिश बहुत अच्छी होती थी, और जो जयपुर से लेके बाड़मेर, जैसलमेर की ओर का जो राजस्थान है वो राजस्थान एकदम सूखा राजस्थान, उसमें डेजर्ट था। वहां पर गंग नहर आने से, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से पूरा ग्रीन होता जा रहा है, और जबकि यह एरिया जो कि पूरा हरा था अब पानी की कमी के कारण सूखा हो जा रहा है। तो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इसी का एक बहुत ही उपयोगी एक परियोजना सरकार ने तय करी है, लेकिन ये परियोजना अभी तक भी ठीक प्रकार से प्रारंभ नहीं हो पा रही है, और हमारे नेता भी इस बारे में ज्यादा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनता को चाहिए कि नेताओं से वो प्रश्न करें कि उनके एरिया में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का कार्य क्यों नहीं शुरू हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अकेले गंगापुर सिटी तहसील में, जो पुराना गंगापुर सिटी है जिसमें वजीरपुर तहसील भी शामिल है, इनमें 80,000 बीघा जमीन सिंचित होगी अगर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आया तो। और हर बीघा में आप देखें कम से कम 25,000 रुपए का फायदा तो हर किसान को होगा ही होगा,
बिना नहर के पानी के और नहर के पानी से। तो टोटल अगर 80,000 इंटू 50,000 हम लोग अगर देखते हैं तो हर साल करीब करीब 25 इंटू 8 200 करोड़ रुपए का फायदा किसानों को, 2000 करोड़ रुपए का फायदा हमारे किसान भाइयों को होगा। तो ये हमको चाहिए कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में हम बातें करें। स्कूलों की दशा बहुत खराब है पूरे एरिया में। स्कूल जैसे हमारा गांव पीलोदा है, उसमें 11 कक्षाएं हैं लेकिन कमरे 5 है। अब 5 कमरों में 11 कक्षाएं कैसे बैठेगी? ऐसे ही ये हाल और बहुत सारी जगह है। हर गांव में कीचड़ हो रहा है, अच्छे से निकल नहीं सकते। हॉस्पिटल है, डॉक्टर समय पर नहीं आते हैं, एम्बुलेंस है, इनमें ड्राइवर नहीं है। और इस समय और एक किसानों से संबंधित जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उस सपोर्ट प्राइस पर एमएसपी जिसको बोलते हैं, न्यूनतम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस मूल्य की खरीद के कांटे गंगापुर विधानसभा में नहीं लगे। तो आप देखें कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है ऐसा जिसकी वजह से ऐसे नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको ये चाहिए कि हम सब मिलकर एक अच्छा सिस्टम बनाएं, ईमानदार सिस्टम बनाएं। वोटर्स को चाहिए कि वो ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो उनके लिए काम करे और सेवा भाव उसके मन में हो, उसके सेवा भाव की रुचि हो। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो राजनेता बनते हैं, राजनेता बनने के बाद में वो अपने अपने व्यवसाय में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और सेवा का कार्य उनके लिए गौण हो जाता है। तो मैं तो सब लोगों से ये चाहूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं जरूर उम्मीदवार रहूंगा और आप मेरे को आशीर्वाद दें, आपकी शुभकामनाएं दें, आपका समर्थन दें, आप सहयोग करें और जब वोट का दिन आएगा तो आप वोट दें और वोट दिलाएं। इसी के साथ में मैं आप सभी को एक बार पुनः मुझे शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ में शेयर करें ताकि वो मेरे बारे में जाने और मेरे व्यूज के बारे में जाने। और यदि किसी भी भाई को कोई मेरे से कुछ वार्तालाप करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर 8209258619 8209258619 है। उस पर कभी भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कुछ क्वेरी है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और आप अगर कोई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसमें आऊं और आपसे वार्तालाप करूं, चर्चा करूं। धन्यवाद।